क्या पढ़ना था आज? चलिए अपन बात कर देते चैप्टर 5 आधारभूत संरचना का विकास। आप में से पहले ये बताओ कि जो मैंने सवाल दिया था वो लिखकर लेकर आया है कोई आंसर? क्वेश्चन नंबर आदान पूरा क्या होता है? अच्छा अभी स्टार्ट किया है आपने लिखा? चलो बताओ, चलो उस आधे को पूरा करो पहले। आपने लिखा है? पकड़ाना तो चलो ठीक है। नहीं दूसरा वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो जीआई टैग वाला। चलिए आगे की तरफ शुरुआत करते हैं। ये बाकी वाले विद्यार्थी है ना, जो मैं क्वेश्चन वगैरह दे रहा हूँ उसको है ना लिखने की प्रैक्टिस किया करो। अभी से मेंस की आदत डालेंगे ना अपन, तब जाकर एक साल के अंदर अपन का राइटिंग स्किल अच्छा हो पाएगा, वरना समय ऐसे चलता रहेगा और अपन ऐसे ही बिछड़ते रहेंगे। ठीक है, अभी से खुद को है ना तराशने का काम शुरू करो। अगर टारगेट एक ही है तो फिर उसके पीछे पढ़ो, और जब पहली बार में मौका मिले ना तो उस पहली बार के मौके कोई फ़ायदा उठाओ। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि जैसे जैसे पहली बार में जो एनर्जी होती है वो दूसरी बार में नहीं होती, जो दूसरी बार में होती है वो तीसरी बार में नहीं होती। पहली बार में जो चोट करता है ना वो चोट बहुत भयंकर लगती है और सिलेक्शन के चांसेस बहुत 100% होते हैं। आप अगर देखोगे आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के पास बस 2 साल ही है ना, 2 साल ही है ना, अधिकतर विद्यार्थियों के पास 2 साल ही है, और किसी के पास तो 1 साल भी नहीं है जो थर्ड ईयर में है उसकी, है ना। तो अगर आप अभी से लगोगे तो आरएस का सिलेबस पूरा करने में कम से कम 2 साल लगते हैं अच्छे से तैयारी करने में। इस वजह से फाउंडेशन बैच की शुरुआत होती है, ठीक है। वरना तो अपन स्नातक के बाद लगेंगे तो 2 साल और खराब करेंगे। वरना आप सोचो स्नातक करते ही अगर आप आरएस की पोस्ट पर जाते हो कितना भविष्य सुनहरा होगा, है ना। जब 30 साल तक पहुंचोगे तब तक तो आप प्रमोशन लेकर बहुत अच्छी पोस्ट पर चले जाओगे। एसडी बने तो ठीक है, नहीं तो अगर तहसीलदार भी बने तो 5-6 सालों में तहसीलदार प्रमोट होकर बन जाएगा एसडी। तो वो सोचा करो, ठीक है। वरना बच्चे लगे रहते 35-35 40-40 साल तक। वो 40 साल में तुम लोग बन के भी क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। इस वजह से अभी से मेहनत करो आप। चलो मैं आपको पढ़ा रहा था अध्याय 5 आधारभूत संरचना का विकास। उसके अंदर मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था ऊर्जा, है ना। ऊर्जा कल मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था कि जो ऊर्जा है इस ऊर्जा के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से प्रकार बताए थे मैंने? एक तो बताया था परंपरागत और दूसरा बताया था गैर परंपरागत, बताया था ना। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए थे। मैंने आपको ये बताया था कि आजकल का जो जमाना है वह बहुत ज्यादा परिवर्तनशील है। अपन परंपरागत से किसकी तरफ जा रहे हैं? अपन जा रहे हैं परंपरागत से गैर परंपरागत की ओर। इस वजह से सरकार जो योजनाएं लॉन्च कर रही है वह योजनाएं कौन सी लॉन्च कर रही है? गैर परंपरागत के लिए। और गैर परंपरागत में भी कौन सी सबसे ज्यादा? सौर ऊर्जा और फिर पवन ऊर्जा। इन दोनों की संभावना अपन के राजस्थान में बहुत है। बहुत क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बोला राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, और मरुस्थलीय क्षेत्र है। अपन के साल में 365 दिन होते हैं और औसतन में अगर बात करूं लगभग 325 दिन सूर्य राजस्थान के ऊपर सीधा चमकता है ना। आप लोगों ने भूगोल पढ़ी है? भूगोल पढ़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये ग्लोब है, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात बोली। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि जो ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये बीच में भूमध्य रेखा, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ये देश आते हैं ना, ये देश, इन देशों को प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्यपुत्र कहकर संबोधित किया। क्या बोला? सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र क्यों बोला? सूर्यपुत्र इसलिए बोला क्योंकि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं, इन देशों पर सूर्य सीधा चमकता है, और जब सूर्य सीधा चमकता है तो इनकी जो रोशनी है, सूरज की रोशनी का उपयोग अपन सौर ऊर्जा के उत्पादन में कर सकते हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों को बोला सूर्यपुत्र, और इनका एक संगठन बना दिया, और उस संगठन का नाम रखा ISA। क्या रखा? ISA। ISA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अपन हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये अपन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताऊं कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में नहीं है। है क्या किसी का भारत में? है क्या? नहीं है। लेकिन ये एकमात्र संगठन है, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय आपके भारत में है। और भारत में कहाँ है? किसी को पता हो तो बताओ। तो बस ध्यान रखना आप, गुरुग्राम। कहाँ पर है? गुरुग्राम। गुरुग्राम का है? हरियाणा में। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपके हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है, और इसकी स्थापना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में। इसका उद्देश्य है कि अपन ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करें, और इस सौर ऊर्जा से अपन किस ऊर्जा का उत्पादन करें? विद्युत ऊर्जा का। बात समझ में आ रही है? आज की तारीख में मैं अगर बात करूं इस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कितने देश है, तो आज की तारीख में यहां पर जो देश है, उन देशों की संख्या है 101। 101 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपन बोलते हैं भगवान वहां नौकरी लाग जाए तो 101 प्रसाद चढ़ाई ला, कहते हैं ना। तो 101 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पूछा जा सकता है कि 101वां देश कौन सा है जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बना? तो आपको ध्यान रखना है, उस देश का नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। ये नेपाल 101वां देश है जो अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन का हिस्सा बना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अपन सौर गठबंधन, जो सौर ऊर्जा है, इस सौर ऊर्जा पर अपन बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तभी मैंने आपको एक योजना बताई थी, कौन सी? कल कुसुम योजना बताई थी ना। कुसुम योजना, कुसुम योजना के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहली बात तो कि कुसुम योजना की फुल फॉर्म क्या है? KUSUM, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। उत्थान महाअभियान, ये मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी थी ना। फिर मैंने आपको बोला था कि ये जो योजना है किसके द्वारा संचालित है, क्योंकि आगे नाम क्या लग रहा है? PM कुसुम। और केंद्र सरकार तो ही है, साथ में केंद्र सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट है? नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। लिखवाया था सब बातें। मैंने बोला था कि इसके तहत क्या होगा, जो बंजर पड़ी भूमि है वहां पर अपन क्या करेंगे? सोलर प्लांट की स्थापना करेंगे। पैसा कहां से लेकर आओगे? तो बोला कि 30% केंद्र सरकार देगी। कितना? 30% केंद्र, 30% राज्य सरकार देगी, 30% आपको लोन मिलेगा, और पीछे का 10% कौन देगा? ये आपको किसान देगा। ये मैंने इतना चीजें समझाई थी, आपको बताई थी ना। पहले मैंने आपको बोला था कि इसका टारगेट था इस योजना का 30,800 मेगावाट, लेकिन अब वर्तमान में इस योजना का टारगेट है 34,800 मेगावाट। कितना है? 34,800 मेगावाट। मतलब इस योजना से अपन को भारत में 34,800 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है। बात समझ में आई? फिर मैंने क्या बोला कि इस योजना के 3 घटक है। कितने घटक है? 3। A घटक, B घटक और C घटक। A घटक के अंदर क्या था? A घटक के अंदर अपन सोलर ऊर्जा के संयंत्र लगाएंगे। संयंत्र मतलब समझ गए? जैसे संकल्प के ऊपर लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? सौर ऊर्जा संयंत्र। अपन जो किसान है, उन किसानों के जो खेत है, जहां बंजर पड़ी भूमि है, वहां पर अपन 2 मेगावाट तक के क्या लगाएंगे? सौर ऊर्जा संयंत्र। फिर मैंने क्या बोला? घटक B। इस घटक B में अपन क्या लगाएंगे? सोलर पंप। सोलर पंप लगाएंगे, क्योंकि देखो किसान अगर विद्युत ऊर्जा या डीजल से पंप चलाएगा तो महंगा पड़ेगा। अपन क्या करते हैं? सोलर पंप ही लगा देते हैं। सोलर से एनर्जी होगी, सोलर से एनर्जी ली और पंप चलाया। ठीक है। सी में क्या बोला कि जो डीजल के पंप है,
और जो लाइट से चलने वाले पंप है उनको अपन प्रतिस्थापित करेंगे किससे? सोलर पंपों से। बात समझ में आ गई? तो ये 3 प्रमुख घटक थे। शायद मैंने आपको घटक करवाए नहीं करवाए थे ना? ठीक है, मैं आज आपको घटक करवा दूंगा। बाकी वाली सारी बातें मैंने आपको लिखवा दी थी, है ना? 30% वाली लिखवा दी थी मैंने आपको, 34,800 मेगावाट वाली भी लिखवा दी थी। ठीक है, चलो अब एक योजना और है, उस योजना को भी मैं आपको समझा देता हूं। आप में से अखबार कौन कौन पढ़ता है? अखबार कौन कौन पढ़ता है? अखबार अगर आपने कल का पढ़ा होगा ना, तो उसके साथ एक पेपर आया होगा, पैम्पलेट। उस योजना का नाम था पीएम सूर्यघर बिजली योजना। पीएम सूर्यघर बिजली योजना, ये योजना अभी प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है। कल अखबार के साथ क्या किया कि जोधपुर विद्युत वितरण ने इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए पैम्पलेट आते नहीं छोटे छोटे रंगीन कागज, वो रंगीन कागज उन्होंने अखबार के साथ दी इस योजना के तहत। ठीक है, योजना क्या है? पीएम सूर्यघर बिजली योजना। देखो क्या होता है कि अपन के यहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब यहाँ पर जनता चुनेगी सरकार को, और जनता किस सरकार को चुनती है? जो जनता का फायदा करे। अब मैं तो बोलता हूँ कि टैक्स कम कर दिया, आधे से ज्यादा लोगों को टैक्स की परिभाषा समझ में आती नहीं आती। ठीक है, जनता के लिए फायदेमंद सरकार कौन है? जो उनको पानी फ्री दे, जो उनको बिजली फ्री दे, क्योंकि इसका डायरेक्ट लाभ किसको मिलेगा? जनता को मिलेगा। तो ऐसा कैसा? सबसे पहले लाइट फ्री और पानी फ्री, ये सबसे पहले किया दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना था, तो केजरीवाल ने बोला कि पानी फ्री, बिजली आधी, मतलब बिजली का जो पैसा है वो आपका आधा लगेगा, पानी बिल्कुल फ्री आएगा। ये वादा कर दिया चुनाव में, और सरकार को, जनता को लगा कि यार पानी फ्री कर देगा और लाइट आधी, तो उन्होंने क्या किया? केजरीवाल का बटन दबाया और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ये फॉर्मूला बाद में अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपनाना शुरू किया। बाद में बात आई राजस्थान की। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने भी क्या किया? एक फॉर्मूला अपनाया। उस फॉर्मूले के अंदर बोला कि आपके घर में जितनी यूनिट आती है, उस यूनिट में आपको लगभग 100 से यूनिट अगर आएगी तो हम लोग आपका बिजली का बिल माफ कर देंगे। ये बात बोली किसने बोली? अशोक गहलोत की सरकार ने। ठीक है, कि 100 यूनिट तक अगर आपका लाइट का बिल आएगा तो हम लोग आपका लाइट का बिल है जो क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। उससे ऊपर आएगा तो हम लोग लाइट का बिल आपसे लेंगे। ठीक है, इस योजना का जो नाम है वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली वितरण योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली वितरण योजना, जो मैंने अभी आपको बोली है। देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, ये घरेलू अनुदान है, मतलब घर के लिए। अगर इसके अंदर क्या बोल रखा है? अगर 100 यूनिट तक पैसा आएगा तो आपका बिजली का बिल क्या आएगा? 0। ठीक है, 100 यूनिट तक आएगा तो मुफ्त बिजली। 100 से ज्यादा आया, जैसे मान लेता हूं कि मेरे घर पे लाइट चली और मेरे घर पे जो लाइट का बिल यूनिट आई लगभग 150 यूनिट। यूनिट की बात कर रहा हूं, पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। 150 यूनिट आई तो सरकार ने क्या बोला? 100 यूनिट तक आपको माफ कर देंगे। ऊपर 50 यूनिट है, इस 50 यूनिट का आपको पैसा देना पड़ेगा। मान लो 1 यूनिट का पैसा है आज की तारीख में 13 रुपए, या मान लेता हूं 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 500 रुपए। बात समझ में आ गई? ये कहां तक है? 200 यूनिट तक। अगर 200 यूनिट से ज्यादा आया, 200 यूनिट से ज्यादा मतलब मैं मान लेता हूं मेरा कितना आया? 300 यूनिट आ गया मेरा खर्चा, तो 100 यूनिट फ्री। ऊपर जितनी यूनिट है, मान लो 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट का मुझे पैसा देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इस योजना का नाम क्या? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। ठीक है, ये शुरू की थी अशोक गहलोत की सरकार ने। बात समझ में आ गई? मतलब आपके घर पे मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री। ठीक है, अब देखो इस तरह से फ्री में बिजली देकर, फ्री में पानी देकर, इसका पैसा सरकार को नहीं भरना पड़ता क्या? आपको 100 रुपए 100 यूनिट फ्री दी है, क्या ये 100 यूनिट सरकार के घर में भी फ्री पड़ी है? नहीं, उसको तो पैसा देना पड़ा है। ये बात अलग है कि सरकार ने वोट बैंक के चक्कर में या जनता की भलाई के चक्कर में आप लोगों को बिजली फ्री दे दी, तो ये पैसा किसकी जेब से गया? सरकार की। तो मतलब सरकार क्या जाएगी? घाटे में जाएगी कि नहीं जाएगी? सरकार घाटे में जाएगी। और ऐसे सरकारें लंबे समय तक चल नहीं पाती। ऐसे राज्य होते हैं, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, पढ़ा है? हाँ, वित्तीय आपातकाल लग जाएंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि कमाई है नहीं, तुम लोग धनाधन खर्च कर रहे जा रहे हो। और आजकल के जमाने के अंदर भी यही हो रहा है।
आजकल कमाई होती है 1000 रुपये, अपन खर्च करते हैं 1200 रुपये, और फिर बोलते हैं कि हमारा कमाई नहीं है। कमाई कहाँ से होगी? तुम आते 1000 रुपये, खर्च करते 1200 रुपये हो। आजकल ट्रेंड बन गया कारों का कि भले जेब में खाने का पैसा नहीं हो लेकिन कार होनी चाहिए, और कारों की जब किस्तें आती है तो कारों की किस्तें भर नहीं पाते, फिर वो कार भी जाती है, किस्तें भी जाती हैं, सब कुछ जाता है। तो यही बात है कि सरकार अब क्या कर रही है, सरकार आपको फ्री में बिजली दे रही है। अब सरकार कब तक, आज कोई एक घर थोड़ी है पूरा राजस्थान के अंदर, इतने सारे घर हैं, और अगर 100 यूनिट फ्री है, जिसके घर में 50 यूनिट आती होगी वो भी अब कितने लेके आएगा? 100 यूनिट। उसको पता है 100 यूनिट तक तो फ्री जला ही सकते हैं, है ना। तो सरकार ने इस तरह की चीजें की, और इससे निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना निकाली। उस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका निजात पाने के लिए, क्योंकि मोदी जी को लगा ऐसे अगर सारे सरकारें करने लग गई तब तो मामला गड़बड़ है। उन्होंने एक आपको उदाहरण दिया कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप अपनी जो घर की छत है ना, उस छत पर क्या करो, सोलर पैनल लगा दो, रूफ टॉप। जैसे एक फोटो में मैं आपको बताऊं, इस तरह से रूफ टॉप सोलर पैनल, ये देख रहे हो आप, ये फोटो थोड़ी साफ नहीं है। जो घर की छत है ना, उस छत पर आप लोग क्या करा लो, सोलर पैनल लगा दो। क्योंकि घर की छत कोई काम आती है क्या? नहीं आती, है ना। तो घर की छत पर आप पैनल लगा लो, सोलर पैनल। सोलर पैनल लगाओगे तो मैंने क्या बोला, पैनल लगाने का क्या लगेगा? पैसा। अब मैं तो बोलूं मेरे पास पैसा ही नहीं है। सरकार ने ये बोला कि अगर आप 1 किलोवाट तक का, कितने तक का? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट तक का लगाओगे तो 30,000 रुपए की छूट दी जाएगी। कितने रुपए तक की? 30। मतलब अगर 1 किलोवाट लगाने का लागत लगती है मान लो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख में से 30,000 कौन देगी? सरकार। 1 लाख में से 30,000 देगी सरकार। 60,000 किसको देने? आप लोगों को। सॉरी, 70,000 किसको देने? आप लोगों को। बात समझ में आ गई? ये 1 किलोवाट पर है। अगर सरकार ने बोला आप 2 किलोवाट का लगाओगे तो 60,000 रुपए कौन देगी? सरकार। कौन देगी? सरकार। और सरकार ने ये बोला अगर आप 3 किलोवाट या इससे ज्यादा लगाओगे तो 78,000 रुपए कौन देगी? सरकार। कितने? 78,000। लगभग 3 किलोवाट की लागत आती है 2 लाख के आसपास, तो 2 लाख में से 78,000 सरकार दे देगी, जो बाकी का पैसा है वह जिसके घर पे लगेगा वो देगा। तो इस योजना का नाम क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सी योजना है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और ये योजना अभी अभी शुरू हुई है। इसकी तारीख क्या है? 13 फरवरी 2024। 13 फरवरी मतलब इसी साल शुरू हुई है ना, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले, है ना। ये याद रखने का तरीका है। अपन को तारीखें याद होती नहीं है ना, तो अपन ऐसे याद कर लो। जैसे 25 जनवरी को कोई चीज हुई है तो 25 जनवरी को होता है मतदाता दिवस। याद कर लो मतदाता दिवस के दिन, आप जिंदगी भर याद रखोगे। अब ये 13 फरवरी आपको हमेशा याद रहेगी कि 14 से एक दिन पहले 13 फरवरी को योजना शुरू। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखो, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, और 3 या 3 से अधिक किलोवाट पर 78,000 रुपए का अनुदान दिया जाए। टोटल बजट कितना है इस योजना का? 75,000। मतलब इस योजना के तहत पूरे भारत में कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 75। और देखो आपके घर पर अगर ये सोलर पैनल लगेंगे तो आपके घर पर लाइट क्या हो जाएगी? फ्री, है ना। लाइट फ्री हो जाएगी, तब आपको किस योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, जो मैंने आपको जस्ट पहले बताई। समझ में आई बात? देखो मैंने अभी तक आपको 2 योजनाएं बताई। एक योजना कल मैंने समझाई थी, कुसुम योजना, ठीक है। कुसुम योजना तो कृषि के लिए है, और कृषि में सोलर पंप और सोलर संयंत्रों की स्थापना करने के लिए। दूसरी मैंने योजना अभी आपको बताई, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। किसके लिए? घरों में। उसके अंदर मैंने आप लोग है ना अपने घर का लाइट का बिल जाकर देखना, लाइट का बिल जाकर देखोगे ना, उसमें अगर आपने इस योजना के अंदर पंजीकरण करवा रखा है ना, तो आपके जितने यूनिट आते हैं उसको नीचे माइनस कर देते हैं। माइनस करके इतने यूनिट हुए, इसका पैसा इतना आया। तो 100 यूनिट तक का पैसा नहीं है। 200 यूनिट तक जाओगे तो 100 यूनिट का माफ है, आगे जितना भी होगा उतना लिया जाएगा। अगर 200 से ज्यादा जाओगे तो 100 तक माफ कर देंगे, बाकी जितना होगा उतना लिया जाएगा। ये योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। एक योजना मैंने बताई पीएम सूर्य घर बिजली योजना। इसके अंदर क्या होगा? घरों की जो छतें हैं उन छतों पर क्या लगाए जाएंगे? सोलर पैनल। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रूफ टॉप। क्या बोलते हो? रूफ टॉप। रूफ क्या होती है? छत। तो छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अगर 1 किलोवाट का लगाओगे तो कितने का अनुदान है? 30,000 का।
अगर 2 किलोवाट का लगाओगे तो 60,000, अगर 3 किलोवाट या उससे अधिक लगाओगे तो 78। अब कोई बोले कि सर मैं तो 9 किलोवाट का लगाऊंगा, तो कितने का अनुदान मिलेगा? 78,000। बात समझ में आ गई? इतना अनुदान दिया जाएगा। टोटल बजट कितना योजना का? 75,000 करोड़, इतना टोटल बजट है। और इस योजना का उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में 300 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध करवाई जाए। कितनी? 300 यूनिट, क्योंकि सोलर पैनल लगाई है, सोलर पैनल बिजली बनाएगी, तो उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक घर में 300 यूनिट बिजली फ्री में उपलब्ध करवाई जाए। तो ये योजना कौन सी है? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली। तीनों योजना समझ में आ गई। कुसुम योजना आ गई, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना आ गई, और तीसरी मैंने पीएम सूर्यघर बिजली योजना करवा दी। बात समझ में आ गई। ये तीनों योजनाएं सौर ऊर्जा की योजना है। अब देखो मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने आपको इतने सारी चीजें बताई, मैंने आपको बताया परंपरागत, गैर परंपरागत, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको सामने बता रहा हूं कि अपन आर्थिक समीक्षा कौन से साल की पढ़ रहे हैं? 2023-24। इस 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में अगर मैं आंकड़े पर जाऊं कि 2023-24 में अपन ने कुल कितनी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया, चाहे आपने तापीय से किया हो, चाहे जल विद्युत से किया हो, चाहे आणविक से किया हो, चाहे सौर ऊर्जा से किया हो, चाहे पवन ऊर्जा से किया हो, राजस्थान के अंदर कुल कितनी ऊर्जा बनी कौन से वर्ष? 2023-24। ये आंकड़ा कितना है? तो मैं अगर इस आंकड़े की बात करता हूं तो ये आंकड़ा लगभग आता है 24,783 मेगावाट। इतनी ऊर्जा अपन ने टोटल राजस्थान के अंदर बनाई है। कितनी बनाई है? 24,783। अब देखो काफी योजनाएं होती है जो राजस्थान की स्वयं की है, कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो राजस्थान के साथ भागीदारी की है, कुछ योजनाएं ऐसी होती है कि जो प्राइवेट चलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने चंबल जल विद्युत परियोजना पढ़ी है क्या भूगोल में? ये बताओ राजस्थान और किस देश की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा माही जल विद्युत परियोजना, ये राजस्थान की और गुजरात की। एक आपने पढ़ी होगी कि भाखड़ा नागल परियोजना, पढ़ी है ना? भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। एक आपने पढ़ी होगी व्यास परियोजना, ये भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। तो कुछ परियोजना ऐसी है जो राजस्थान की स्वयं की है, कुछ परियोजना ऐसी है जो केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार अपन को लाइट देती है, और कुछ योजना ऐसी है जो प्राइवेट है। जैसे मैंने आपको एक दिन एग्जांपल दिया था, अडानी ने विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया है? जैसलमेर। तो वो पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया तो वहां से क्या बनेगी? बिजली बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन अडानी सरकारी है, राज्य सरकार है कि केंद्र सरकार? वो प्राइवेट है ना? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इतनी 24,783 मेगावाट बनी, उसमें से राजस्थान सरकार का कितना योगदान है? तो राजस्थान सरकार का योगदान है 9400 मेगावाट। कितना है? 9400 मेगावाट। इतना योगदान किसका है? राज्य सरकार का। अगर मैं पूछूं कि निजी प्राइवेट का कितना योगदान है, तो प्राइवेट का योगदान है 12,222 मेगावाट। कितना है? 12,222 मेगावाट। और जो बाकी रह गया केंद्र का, वो आ जाएगा केंद्र का। कितना आएगा केंद्र का? 24,783 टोटल है, राजस्थान सरकार का 9400 है, निजी का 12,222 है, और केंद्र का कितना आ जाएगा? 3,133 नहीं आएगा? वापस देखो, हम्म, 3,161 मेगावाट। ठीक है, ये किसका आ जाएगा? केंद्र का। अब सुनो ध्यान से सवाल किस तरह से पूछा जाएगा? जो मैंने अभी डेटा दिया है उसमें सवाल आएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल उत्पादित ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बात समझ में आ गया? ऑप्शन देगा राजस्थान सरकार का, ऑप्शन देगा केंद्र सरकार का, ऑप्शन देगा निजी क्षेत्र का, और 4 नंबर देगा इनमें से कोई नहीं, निजी क्षेत्र का। सर्वाधिक योगदान किसका है? निजी क्षेत्र का। फिर किसका है? राज्य सरकार का। और फिर किसका है? केंद्र सरकार का। बात समझ में आ गई? तो टोटल ऊर्जा बनी 24,783 मेगावाट। उसमें से सबसे ज्यादा योगदान किया निजी ने, फिर किया राज्य ने, और फिर किया केंद्र ने। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब अगली बात आती है कि मैंने आपको कल इतना सारा संसाधन बताए थे, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब अगर आपको सवाल ये दे कि राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस माध्यम से किया जाता है, सवाल ये दे दिया, ऑप्शन ए देगा तापीय ऊर्जा, बी देगा सौर ऊर्जा, सी देगा पवन ऊर्जा, और डी देगा जल विद्युत ऊर्जा। आंसर क्या करोगे?
आंसर गलत है। सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है वो होता है तापीय ऊर्जा से। किससे होता है? तापीय। क्योंकि तापीय ऊर्जा में अपन क्या करते हैं? कोयले को जलाते हैं। आप लोग देखो तापीय ऊर्जा संयंत्र आपके बाड़मेर में भी है, गिरल, गिरल का नाम सुना है? वो बंद है लेकिन तापीय ऊर्जा संयंत्र है। गिरल है, कपरुड़ी है, बादरेस का नाम सुना होगा, है ना, बरसिंगसर है, ये सारे के सारे आपने नाम सुना होगा, सूरतगढ़ का सुना है, छबड़ा का, काली सिंध का, झालावाड़ का, ये सारे के सारे क्या है? तापीय ऊर्जा संयंत्र है, जहां पर क्या होता है? कोयले को जलाते हैं और कोयले से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है वह किस माध्यम से हो रहा है? तापीय ऊर्जा से। ये दो सवाल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने। बात समझ में आई? देखो एक बार वापस रिविजन करवाता हूं। पीएम कुसुम योजना पढ़ी, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना पढ़ी, ये निशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान है, ठीक है। तीसरी योजना मैंने बताई पीएम सूर्यघर बिजली योजना। फिर मैंने आपको बताई राजस्थान के अंदर कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन हुआ? 24,783 मेगावाट। उसमें से सबसे ज्यादा किसका है? निजी का। उसके बाद किसका है? राज्य का। और उसके बाद किसका है? केंद्र का। ये तीन आपको ध्यान रखना है। आंकड़ा याद हो तो बहुत बढ़िया, अगर आंकड़ा याद नहीं हो तो भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर सवाल पूछे राजस्थान में जो ऊर्जा बनी उसमें सर्वाधिक योगदान किस प्रकार की ऊर्जा का है? तापीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये बस मेन बात यही है, आपको इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। देखो मैंने आपको यहां पर बताया 24,783 मेगावाट होगी। अब उस राज्य का कितना है? 9400। केंद्र का कितना है? 3113। निजी अन्य कितना है? ये जोड़ कर देखना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार। 9400, 3113, 12,222 मेगावाट। कितना आ रहा है? तो आपने बोला वो सही है, कितना बोला था? 3,161। तो फिर वो 61 होगा यहाँ पे। तीन 3,161 कितना आ रहा है? हाँ तो ठीक है, फिर 31,161 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको मुख्य बात ध्यान रखनी है। और सबसे सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तापीय ऊर्जा, ठीक है। जो बातें समझाई है उनको मैं एक बार लिखवा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो टॉपिक धीरे धीरे टफ हो रहा है, और आगे जाओगे और ज्यादा टफ होगा, ठीक है। और ऊर्जा संसाधन सबसे टफ टॉपिकों में से एक आता है, और उसमें से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो हाई लेवल की बातें हैं। तो अगर समझ में नहीं आए, आपको आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको आया? आ गया? आया? आया, ठीक है। लिखो, मैं कुसुम योजना करवा रहा था, कुसुम योजना के आप लोग कंपोनेंट लिखिए। पीएम कुसुम योजना लिखिए। मैंने लास्ट लाइन क्या लिखवाई थी? पीएम कुसुम योजना के 3 घटक है, ठीक है। अब लिखो घटक ए, घटक ए। अब लिखो घटक ए। इसमें लिखिए घटक ए में लिखिए इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत किसानों की बंजर भूमि पर, इसके अंतर्गत किसानों की बंजर भूमि पर, इसके अंतर्गत किसानों की बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक, 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों की बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। समझा दिया था मैंने, लेकिन ध्यान रखना क्षमता कितनी है? 0.5 से 2 से ज्यादा का जो संयंत्र होगा वह स्थापित नहीं किया जाएगा। ये घटक कौन सा है? घटक ए। कुल कितने घटक है? 3। लिखो घटक बी, घटक बी। इसमें लिखो इसके अंतर्गत
घटक बी के अंदर लिखिए, इसके अंतर्गत सोलर पंप सेट, इसके अंतर्गत सोलर पंप सेट उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत सोलर पंप सेट उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत सोलर पंप सेट उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पंप सेट उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलो तीसरा लिखो घटक सी। घटक सी, इसमें लिखो घटक सी के अंदर डीजल या विद्युत संचालित, डीजल या विद्युत संचालित, डीजल या विद्युत संचालित पंप सेटों को, डीजल या विद्युत संचालित पंप सेटों को, डीजल या विद्युत संचालित पंप सेटों को सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अंतर्गत डीजल तथा विद्युत संचालित पंप सेटों को सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों में परिवर्तित किया जाएगा। डीजल या विद्युत संचालित पंप सेटों को सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने सवाल डालूं, पीएम कुसुम, सिर्फ इतना लिखा हो आपके मेंस के अंदर, पीएम कुसुम, आप लोग लिख सकते हो क्या अब? है ना, देखो मैं आपको एक बार बोल के बता रहा हूं किस तरह से लिखना है, उसकी फ्रेमिंग को समझना। पीएम कुसुम अर्थात किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, इस योजना की शुरुआत नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2019 में की गई थी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का संचालन किया गया, जिसमें लागत का 30% केंद्र सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा, 30% ऋण द्वारा तथा 10% स्वयं किसान द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के तहत कुल लक्ष्य 34,800 मेगावाट का निर्धारित किया गया है, जो पहले 30,800 मेगावाट था। यह योजना 2026 तक संचालित रहेगी, जिसके प्रमुख 3 घटक हैं। घटक ए के अंतर्गत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। घटक बी के अंतर्गत सोलर पंपों को स्थापित किया जाएगा और घटक सी के अंतर्गत डीजल तथा विद्युत संचालित पंप सेटों को सोलर पंपों में परिवर्तित किया जाएगा। बस समझ में आ गई बात? मैंने कैसे बोला वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, वैसे आपको लिखना है, इतना ही बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। यह सवाल इस तरह से दे कि भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, उस पर टिप्पणी कीजिए। तो अगर प्रयास पर टिप्पणी करने आया तो आप एक तो पीएम कुसुम योजना लिख दीजिए और एक पीएम सूर्यघर बिजली योजना लिख दो, है ना? समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रही है? चलो अब ये हेडिंग डालो, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, ये घरेलू अनुदान। देखो सुनो, मैंने इसमें आपको क्या बताया, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली। एक बात पता है आपको, आपने अगर कभी घर को अपने लॉक दिया हो कि अपना घर छोड़कर आप लोग कहीं महीने 2 महीने घूमने चले गए या कहीं और रहने चले गए, कभी किया ऐसा? नहीं किया होगा, है ना? किसी के अगर कोई भाई बाहर रहता है तो आप लोग ना कभी इतना नोटिस करना कि बंद घर होता है ना, उस बंद घर के में लाइट बिजली सब बंद रहती है, लेकिन 2 महीने बाद, क्योंकि लाइट का बिल 2 महीने में आता है 2 महीने में, 2 महीने बाद उस बंद घर का भी बिल आएगा, क्योंकि जो रेगुलर चार्जेस होते हैं ना, मीटर का रख रखाव है, लाइट का रख रखाव है, वो मिनिमम चार्जेस लगते हैं आपके,
समझ में आई बात? अब देखो, अगर आप 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करते हो, इस योजना के तहत घर बंद है तो 100 यूनिट के 10 यूनिट भी यूज नहीं हुई तो लाइट का बिल शून्य आएगा। अगर 200 यूनिट तक करते हो तो पहला तो 100 यूनिट एकदम फ्री, पहले 100 यूनिट के विद्युत बिल, फिक्स चार्जेस, मैंने आपको बताया ना जो फिक्स चार्जेस होता है वो एकदम फ्री, और नगरीय उपकर के बिल में छूट। ठीक है, अगर 200 यूनिट से ज्यादा किया आपने तो पहले 100 यूनिट मुफ्त, लेकिन अन्य शुल्क उपभोक्ता द्वारा दिया जाए। अन्य शुल्क में कौन से? फिक्स चार्जेस है, नगरीय उपकर बिल में ये बिल आपको दिए जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो देखो 100 यूनिट तक तो आपका रुपये ही नहीं देना, 200 यूनिट तक गया मामला तो 100 यूनिट फ्री और फिक्स चार्जेस में छूट। अगर 200 यूनिट से ज़्यादा गया तो सिर्फ 100 यूनिट फ्री, आपको अन्य फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। ये योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। लिखो इसको ऐसा कैसा कॉपी कर, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। देखो अब इसमें सवाल बना के बताता हूँ आपको, प्री के अंदर सवाल, ध्यान से सुनना कथनों को। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के संबंध में असत्य कथन है। पहला, इस योजना के अंतर्गत बिजली बिल में छूट दी जाती है। दूसरा कथन, इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने पर मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तीसरा कथन, इस योजना के अंतर्गत 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने पर 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी तथा अन्य चार्जेस उपभोक्ता द्वारा दिए जाएंगे। और चौथा कथन, इस योजना के अंतर्गत 200 यूनिट से अधिक विद्युत का उपभोग करने पर 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी तथा अन्य चार्जेस उपभोक्ता द्वारा दिए जाएंगे। कौन सा कथन? तीसरा कथन असत्य, क्योंकि अगर 200 यूनिट तक आप करते हो तो 100 यूनिट फ्री है, साथ में अन्य चार्जेस भी फ्री है। बात समझ में आ गई? पैसा सिर्फ कितने का दोगे? 100 यूनिट का। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से प्री के अंदर सवाल बनता है। चलो अगली योजना लिखो, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, भारत सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है इस योजना पर। पीएम सूर्यघर बिजली योजना, ये पर नहीं है, घर है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना।
ठीक है, चलो पहला जैसे जैसे पॉइंट बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पहला पहला पॉइंट लिखिए शुरुआत 13 फरवरी 2024, 13 फरवरी 2024, 13 फरवरी 2024, ये इसकी शुरुआत है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इस योजना का बजट, इस योजना का बजट 75,000 करोड़, इस योजना का बजट 75,000 करोड़, 75,000 करोड़। ये क्या लिखा, बजट कितना लिखा है आपने? 75,000 ऐसे लिखना है, 75,000 करोड़ है। ये कितना, अच्छा CR लिखा है, मैंने सोचा 00 लिखा है, 75,000 करोड़। अगला पॉइंट लिखिए, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर, 1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, 1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर 30,000 रुपये। 2 किलोवाट पर, 2 किलोवाट पर, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये, तथा 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा पर, तथा 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा पर, तथा 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा पर 78,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, 78,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, 78,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। लिखो अगला पॉइंट, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य हर महीने, इस योजना का उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट, इस 300 को ध्यान रखना, जो डेटा बोल रहा हूं ना वो अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों पर, 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना करना है। इस योजना का उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट बिजली, मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों पर, 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना करना है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना करना है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना करना है। समझ में आ गई? देखो डेटा मैंने क्या क्या बोला, जो डेटा है ना उसको अच्छे से ध्यान रखना। शुरुआत 13 फरवरी 2024, योजना की कुल लागत कितनी है? 75,000 करोड़। अनुदान ध्यान रखना, आप 78,000 और 75,000 में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। लागत है 75, अनुदान है 30,000, 60,000 और 78,000। ठीक है। चौथा, 300 यूनिट बिजली फ्री उपलब्ध करवानी, और कितने घरों पर? 1 करोड़ घरों पर। चलो अब एक सवाल लिखवा रहा हूं, आप सवाल लिखिए, क्वेश्चन डालिए और उस क्वेश्चन को लिखिए। लिखो क्वेश्चन, पीएम सूर्यघर बिजली योजना, पीएम सूर्यघर, क्वेश्चन सवाल,
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कथन बोलूं? कथन लिखिए। पहला कथन लिखो, योजना अंतर्गत, योजना अंतर्गत, योजना अंतर्गत प्रत्येक माह 300 यूनिट, योजना अंतर्गत प्रत्येक माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक। दूसरा कथन लिखो, योजना के अंतर्गत 78,000 रुपए, योजना के अंतर्गत 78,000 रुपए, योजना के अंतर्गत 78,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। योजना अंतर्गत 78,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। लिखो सी, सी लिखिए, 1 करोड़ घरों को लाभान्वित किया जाएगा। 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 लिखो 4 नंबर, योजना के अंतर्गत न्यूनतम अनुदान 30,000 रुपए है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम अनुदान 30,000 रुपए है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम अनुदान 30,000 रुपए है। और अगला लिखो, इनमें से कोई नहीं। बताओ। ई क्यों? मैंने एक ऑप्शन डाला है, 78,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, वो सही है क्या? क्यों? हाँ, तक का बोला है, ये ध्यान रखना। वहां पर लिखा 78,000 रुपए तक, मतलब मैक्सिमम अनुदान कितना है? 78,000। समझ आ गई बात? कोई किसी को दिक्कत? ये इस तरह के प्री में सवाल आते हैं। मेंस का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है ना। अगर इस हिसाब से तैयारी करोगे तो कोई आपको समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, चलो अब अगली बात करते हैं। सुनिए, देखो अब आगे और बात करता हूं। राजस्थान में आपको पता होना चाहिए कि जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? नवीनीकरण। आप बताइए, नवीनीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जा है? आप, हाँ, ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जाएं आती है? और दो ही है, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायो गैस ऊर्जा। ठीक है, तो नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपन के राजस्थान में एक निगम बनाया। उस निगम का नाम है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। क्या नाम है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। जैसे देखो, अपन ने हर किसी के एक अलग अलग निगम की स्थापना की। देखो, अगर अपन को रोडवेज बसों का संचालन करना है तो अपन ने एक निगम बनाया, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। अपन को अगर राजस्थान में महिलाओं की आजीविका बढ़ानी है, ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका बढ़ानी है, तो अपन ने किसकी स्थापना की? राजीविका, राजस्थान आजीविका विकास परिषद। उसी तरह से अगर अपन को राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है
तो अपन ने एक निगम बनाया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अब मुझे बताओ यहां पर अक्षय का मतलब क्या है? अक्षय जो कभी खत्म ना हो। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा कभी खत्म होती है क्या? नहीं। तब अपन या तो नवीनीकरणीय ऊर्जा को एक अन्य नाम से क्या बोलते हैं? अक्षय ऊर्जा। चलेगा। तो या तो आप राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम बोल दो या राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम बोल दो। ये दोनों नाम एक ही है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम। कोई समस्या यहाँ तक? ये दोनों संस्था एक ही है। इसका काम है राजस्थान में नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसकी राजस्थान में स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2002। कब स्थापना हुई? 9 अगस्त 2002। तारीख ध्यान रखना और साल ध्यान रखना। पेपर में बहुत बार सवाल पूछा गया, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? आंसर क्या आएगा? 2002 स्थापना हो गई। अब ये राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करने लगी और इसके अंदर में एक और एजेंसी बनाई गई, इसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्या नाम है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये इसकी नोडल एजेंसी है। मतलब जो ये ब्यूरो है ना, ये ब्यूरो किसके अंडर में काम करता है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। आपको पता है पहले है ना, आप लोग अगर घरों में थे तो लट्टू चलते थे, पीली रोशनी वाले चलते थे ना। फिर बाद में ये पीली रोशनी वाले लट्टू हट गए, उसके बाद में आगे CFL आ गई ना। अब वो आप देखोगे तो हर जगह CFL लगी होती है। जो पीली रोशनी वाले लट्टू होते थे ना, आप अगर उसको 1 घंटा जलाते थे तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी का उपभोग करता था। तो बाद में अपन के ये पीले लट्टू एकदम हटा दिए और एकदम से क्या आ गई? व्हाइट लट्टू आ गई। तो ये होता है एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब आप एनर्जी को बहुत एफिशिएंटली उपयोग करें। तो इसकी वजह से एक ब्यूरो बनाया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और ये किसके अंडर में काम करता है? राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम के अंडर में काम करता है। बात समझ में आ गई? इसका काम है राजस्थान में सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, बायोमास को, बायोगैस को बढ़ावा देना। तो अगर आपको पूछे राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एजेंसी संचालित की जा रही है? ए राजीविका, फिर आपको बी दे इस तरह से देगा राजीविका, फिर आपको देगा BIP, फिर आपको देगा रूडा और फिर आपको देगा अगर राजस्थान एजेंसी। अब बताओ आंसर क्या आएगा? ये इस तरह से देता है क्योंकि राजीविका की फुल फॉर्म लिखी नहीं, आप पता कर नहीं सकते। BIP क्या होता है बताओ? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। स्थापना कब हुई थी? 1991, है ना। रूडा की फुल फॉर्म दी नहीं, पता कर नहीं सकते। और इसकी फुल फॉर्म दी नहीं। इसके सर ने बताया था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, यही नहीं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ये क्या है? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। समझ में आ गई बात? पेपर को घुमाकर इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपको यह 3 पता है तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। समझ में आ रही बात है? इस तरह से अपन का कॉमन सेंस होता है ना, वो एग्जाम के अंदर अप्लाई करना होता है। तो ये एजेंसी आपको एक ध्यान रखनी, इसकी स्थापना कब हुई? 9 अगस्त 2002। अब राजस्थान के अंदर आपको पूछे सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ प्रस्तापित है, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर सवाल पूछा गया। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र एक तो है मथानिया में। कहाँ पर है? मथानिया। मथानिया कहाँ है? जोधपुर। दूसरा राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र, मैं आपको जितने भी है ना उन जगहों के नाम लिख रहा हूं, आपको जिला बताना है, ठीक है। अगला एक हो गया मथानिया, फिर अपन का अगला आ जाएगा, वो आ जाएगा धूणिया। धूणिया बताओ कहां पर है? हाँ, धूणिया आपके है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। फिर आपको देगा गोरिर। गोरिर, गोरिर सौर ऊर्जा संयंत्र अपन को पता नहीं है ना। गोरिर है झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। फिर देगा अगोरिया। अगोरिया बताओ, अगोरिया कहां है? अगोरिया, अगोरिया बाड़मेर में। हाँ, कहां है? बाड़मेर में, ठीक है। फिर अगला अगर आपको दे खींवसर, खींवसर नागौर में। अगर आपको दे धुड़सर, धुड़सर, धुड़सर कहां है? धुड़सर बीकानेर में। धुड़सर, धुड़सर है जैसलमेर में।
कहां पर है? जैसलमेर में। और एक देगा बीड़ूखेड़ा। बीड़ूखेड़ा कहां है? बीकानेर में। ये राजस्थान में प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्र है। अब आपको सवाल देखो, आरएस वाला कैसे देगा? अगर आप छोटे परीक्षा के अंदर बैठोगे तो छोटी परीक्षा वाले सवाल देते हैं कि बीड़ूखेड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है, आंसर ये आएगा। और अगर आप आरएस से बैठोगे तो आरएस में एक तरफ देगा सौर ऊर्जा संयंत्र, यहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र, और यहां पर देगा जिले, और यहां पर लिखेगा 1 2 3 4, यहां पर लिखेगा A B C D, और नीचे ऑप्शन देगा A इसका ये, B इसका ये, C, इस तरह से देता है। समझ आ गई बात? ये होता है दोनों में फर्क, आरएस में और अन्य पेपर में। तो आपको जितने भी सौर ऊर्जा संयंत्र में बोल रहा हूं फटाफट लिखने, ठीक है? लिखो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, राजस्थान में प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान में प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान में प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्र। लिखिए, पहला लिखो मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र। पहला लिखो मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र। मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? लिख लो जोधपुर। मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र लिख लो जोधपुर। इसमें एक लाइन लिखी मथानिया में, यह राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है। 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 अब ये 3 लोग आए साथ में इस एक संयंत्र को लगाने के लिए। 3 लोग कौन कौन? भारत सरकार, जर्मनी और विश्व बैंक। ठीक है, आप बताइए, एक मैंने विश्व बैंक द्वारा संचालित एक योजना बताई थी, बाकी कोई नहीं बोलेगा, आप बताओगे कौन सी योजना बताई थी जो विश्व बैंक द्वारा संचालित थी? नहीं पता, नहीं पता। संकल्प बताई थी ना, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन बताई थी। देखो, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये एन नहीं आएगा, संकल्प आएगा संकल्प। ठीक है, तो ये योजना किसके द्वारा संचालित है? विश्व बैंक के द्वारा बताई थी मैंने। और अब मैं बता रहा हूं कि मथानिया में जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगा वह एक तो विश्व बैंक की सहायता से लगा, भारत सरकार की सहायता से लगा और जर्मनी की सहायता से लगा। ये तीनों ध्यान रखना पॉइंट। ठीक है, बताओ, आप बताओ, बांधों का पुनरुद्धार राजस्थान में किसके सहयोग से किया जा रहा है? बांधों का पुनरुद्धार बताया था मैंने, राजस्थान में किस एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है? हम इसको पता ही नहीं, बांध का पुनरुद्धार होता क्या है, पता है क्या? आपको पता है? नहीं, तुम दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना? आपको पता है? नहीं पता। आपके पास वाले को नहीं पता। आपको? पीछे 3 एक जैसे टी शर्ट, ब्लैक, आपको पता है? नहीं पता। पीछे किसी को पता है? पीछे वाली लाइन में लड़कियों में किसी को पता है? विश्व बैंक बोला था मैंने, विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। चलो आप बताओ, हाँ आप बताओ, जयपुर मेट्रो का जो निर्माण हुआ है वह किसके सहयोग से हुआ है? जयपुर मेट्रो, एक एजेंसी बताई थी, उसके सहयोग से अपन ने जयपुर मेट्रो का निर्माण किया है। एडीबी कौन बोला? बहुत बढ़िया, क्या नाम है? राकेश। ठीक है,
कौन सा दिन है क्लास में? दिन में शुरू से आ रहे हो कि अभी नए बैच से आए हो? नहीं, क्लास में शुरू से आ रहे हो या अभी 1 तारीख के बाद से आए हो? शुरू से आ रहे हो। एडीबी, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, ये सब बातें बताई थी। तो अब ये बात ध्यान रखना, मथानिया का जो निर्माण है जर्मनी, भारत सरकार और विश्व बैंक। विश्व बैंक का अध्यक्ष बताया था, बताओ कौन बताया? अजय बंगा, भारत का। इस वजह से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लिखो, इस सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास, इस सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास जर्मनी, भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास जर्मनी, भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास जर्मनी, भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। सब में आ गया? 2 नंबर लिखो आप, धूणिया, धूणिया सौर ऊर्जा संयंत्र। कौन सा? धूणिया, धूणिया, धूणिया सौर ऊर्जा संयंत्र। जगह लिख लो आप, जोधपुर। एक और लिख लो, नांदिया, नांदिया सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? जोधपुर। लिखो, नांदिया सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर, नांदिया सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर, नांदिया सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर। बाकी वाले फटाफट ऐसे लिख लो, गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र, अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र, खीवसर सौर ऊर्जा संयंत्र, दुड़सर और बीड़ूखेड़ा, सबके जल्दी लिख दो आप, लेकिन लाइन पूरी लिखना, सौर ऊर्जा संयंत्र। हो गया? चलो, अब मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन बताया था, उसके बारे में 2 बातें लिखवा देता हूँ। साइड में एक कॉलम बना के उसके अंदर लिख लो। ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन चूंकि सौर ऊर्जा की बातें चल रही है, अपन इस टॉपिक को छोड़ दें तो अच्छा नहीं है, तो आप लिख लो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। साइड में लिखना है ना, कंटिन्यूएशन में मत लिखना, वरना आपको कंफ्यूजन होगा कि ये राजस्थान का हिस्सा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो, इसका पहला पॉइंट, स्थापना कब हुई? 2015। मुख्यालय कहां पर? हरिद्वार, गुरुग्राम, हरिद्वार नहीं है, गुरुग्राम।
गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है? गुड़गांव, हरियाणा। वर्तमान सदस्य कितने? 101। 101 वहां कौन सा पाल? नेपाल। नेपाल की राजधानी? नेपाल में एक मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय बताओ कौन सा है? एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नेपाल के अंदर है। क्या बताया आपने? सार्क, सही बोला। नेपाल में सार्क का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आसियान का मुख्यालय आएगा इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, इसका मुख्यालय दानक ना। सार्क का मुख्यालय नेपाल के अंदर है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, जो कि अपन सोलर की बात कर रहे थे, तो अपन ने इसके बारे में लिख दिया। ठीक है, चलो अब देखो, एक होता है सोलर संयंत्र, सुनो, एक होता है सोलर संयंत्र और एक होता है सोलर पार्क। दोनों में बहुत फर्क होता है। देखो, एक क्या होता है? सोलर संयंत्र और एक होता है सोलर पार्क। ठीक है, सोलर संयंत्र मैंने आपको लिखवाए ना। गोरिया है, दुड़सर है, खींवसर है, मथानिया है, ये सारे के सारे राजस्थान में सोलर संयंत्र जो छोटे छोटे होंगे। पार्क होते हैं, कई संयंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? पार्क। और आप लोगों ने एक पार्क पक्का सुना होगा, बड़ला। सुना है? बड़ला नाम क्या है? बड़ला सोलर पार्क। सुना है? बड़ला है का? हाँ, बड़ला फलोदी के अंदर है और इसकी जो क्षमता है वह 2245 मेगावाट है। कितनी मेगावाट है? 2245। ये याद रखना पड़ता है, कई बार है ना अपन को सवाल पूछ लेगा कि बड़ला की क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। और देखो, एक बार है ना इसके बारे में सवाल आ रखा है, मैं आपको सवाल बोल के सुनाता हूँ। बड़ला सोलर पार्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, बड़ला सोलर पार्क फड़ौदी में स्थित है। बी कथन, इसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। सी कथन, इसके प्रथम चरण का विकास राजस्थान सौर ऊर्जा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया तथा इसका प्रथम चरण 650 मेगावाट का है और चौथा चरण इसको 4 फेज में विकसित किया गया। ये इस तरह से सवाल आ गया, तो सुनना। बड़ला पहली बात तो फड़ौदी के अंदर है, कुल क्षमता कितनी है? 2245। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ठीक है, इसको 4 चरणों में विकसित किया गया। कितने चरणों में? 4। इसको 4 चरणों में विकसित किया गया। ठीक है, 4 चरण सुनना, कितने कितने मेगावाट के? तो पहला चरण है 65 मेगावाट, कितना? फिर 680 मेगावाट, फिर 1000 मेगावाट और फिर 500 मेगावाट। बात समझ में आई? कितने चरण है? 4। जोड़ो, कितने हुआ? पक्की बात? होंगे नहीं, जोड़ो। 1000 और 500, 1500, 1500 और 600, 2100, 2180, 2180 और 65, 2245। तो ये कुल 4 चरणों में विकसित हुआ और ये 4 चरण 65, 680, 1000 और 500। कौन सा? ये आवाज गूंज रही है, आवाज गूंज रही है। ठीक है, कितने चरण है? 4। तो नाम क्या है? बड़ला। ठीक है, अब लिखो राजस्थान के प्रमुख सौर ऊर्जा सोलर पार्क। राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क। पहला लिखो बड़ला। बड़ला देखो, आपकी आर्थिक समीक्षा के अंदर जोधपुर दे रखा है ना। इसके ब्रैकेट में ऐसे कर लो, फड़ौदी जोधपुर, फड़ौदी जोधपुर। अगर फड़ौदी आए तो आंसर क्या होगा? फड़ौदी। अगर जोधपुर आए तो आंसर क्या होगा? जोधपुर। पहला लिखो बड़ला सोलर पार्क, फड़ौदी, जोधपुर। लिखो फड़ौदी जोधपुर लिखा। अगला पॉइंट लिखो, इसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट।
कुल क्षमता 2245 मेगावाट, कुल क्षमता 2245 मेगावाट। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इसे 4 चरणों में विकसित किया गया। अभी तो पता नहीं है इनके क्या है कि टीवी के पास ये गया, बोलू ये लो। ये बात हमारे से पढ़ेंगे, देखना आप। लिखो, इसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट, इसे 4 चरणों में विकसित किया गया। वापस जाता हूं, इसे 4 चरणों में विकसित किया गया, इसे 4 चरणों में विकसित किया गया। पहला चरण, हाँ ठीक है, इसे 4 चरणों में विकसित किया गया। पहला चरण लिखो 65 मेगावाट, पहला चरण 65 मेगावाट। अब जो ये 65 मेगावाट वाला जो चरण था, उसको बनाया किसने? तो उस कंपनी का नाम ध्यान रखना, उस कंपनी का नाम है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। बात समझ में आ गई? तो जो 65 मेगावाट लिखा उसके ब्रैकेट में लिखो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया। पहला चरण है कितने मेगावाट का? 65 मेगावाट का। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया। ठीक है, फिर दूसरा चरण लिखो 680 मेगावाट, दूसरा चरण लिखो 680 मेगावाट। कितने का है? 680 का। पहला चरण कितने का था? 65, दूसरा है 680 का। ये भी जो चरण है ये भी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया। तो लिख लो वापस, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया। पहला और दूसरा 65 मेगावाट और 680 मेगावाट, इन दोनों का विकास किया है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तीसरा चरण लिखो आप 1000 मेगावाट, तीसरा चरण लिखो आप 1000 मेगावाट, राजस्थान सरकार द्वारा डेवलप है तो उसमें लिखने की आवश्यकता है नहीं, 1000 मेगावाट। और चौथा चरण लिखो 500 मेगावाट, 5000 नहीं है 500 मेगावाट है। कितना है? 500 मेगावाट, 500 मेगावाट। और ये किसके द्वारा बनाया गया? अडानी के द्वारा, अडानी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलो अब सवाल आए कि बिरला सोलर पार्क, मेंस के अंदर सवाल इतना दे दिया आपको, क्या क्या बातें लिखोगे इसके बारे में? मेंस के अंदर सवाल आया बिरला सोलर पार्क, आप लोग क्या क्या लिख पाओगे? देखो कैसे लिखोगे इसका आंसर। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बिरला सोलर पार्क राजस्थान के फलोदी जिले में स्थित है। इसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। इस पार्क को 4 चरणों में विकसित किया गया है। पहला चरण 65 मेगावाट जो कि राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित है। दूसरा चरण 680 मेगावाट, इसकी भी स्थापना राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई है। तीसरा चरण 1000 मेगावाट तथा चौथा चरण 500 मेगावाट है जो अडानी द्वारा विकसित है। बात समझ में आ गई? ये आपका पूरा का पूरा बिरला। ठीक है, और कौन कौन से पार्क है? तो छोटे मोटे पार्क है। और देखो अगला लिखो फलोदी पोखरण, अगला लिखो फलोदी पोखरण, ये दूसरा पार्क है जो आपको पता होना चाहिए। कितने मेगावाट है? 750 मेगावाट, 750 मेगावाट। और किसके द्वारा बनाया गया? सौर ऊर्जा कंपनी। ठीक है, दूसरा कौन सा बताया मैंने?
फड़ौदी, फड़ौदी कहाँ है? जिला। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। तो फड़ौदी पोखरण के अंदर ये पार्क है। तीसरा लिखो फतेहगढ़, फतेहगढ़ फेज 1B, फतेहगढ़ फेज 1B, ये जगह का नाम है। फतेहगढ़ के अंदर एक फेज है 1B, वहां पर बनाया गया फतेहगढ़ फेज 1B। कितने का है? 1500 मेगावाट। किसके द्वारा बनाया गया? अडानी के द्वारा। 1500 मेगावाट अडानी के द्वारा बनाया गया। ठीक है। चौथा कौन सा है? ये नोक है, नोक, नोखा नहीं है। नोखा कहाँ है? बीकानेर में। ये नोक है, नोक कहाँ है? जैसलमेर में। तीसरा है नोक, 922 मेगावाट, और ये वापस वही राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL के द्वारा बनाया गया, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। और चौथा कौन सा है? पुंगल। पुंगल कहाँ है? पुंगल बीकानेर के अंदर। एक पूनम आता है, पूनम, पूनम क्या है? पूर्णिमा क्या है? नहीं, पूनम नहीं, पूर्णिमा वो नहीं, तिथियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूनम। मेंस के अंदर सवाल आया। और पूनम ट्रेवलर्स, तुम क्या UPSC दोगे रे? पूनम क्या है? क्या क्या? कौन बोला? हाथ खड़ा करो। पूनम क्या है? तेल का कुआं है। ना तो कोई ट्रेवल है, ना कोई पूर्णिमा है। क्या नाम है आपका? रमेश, रविंद्र सिंह। कहाँ के हो? भूटिया। अच्छा, ये बच्चा सही आंसर दे रहा है। 2 सवाल मैंने पूछे थे, दोनों का सही आंसर दिया इसने। एक तो मैंने इससे पहले पूछा था, क्या पूछा था मैंने? बांधों का पुनरुद्धार वाला। हाँ, ये बच्चा पढ़ता है, सीरियस है बच्चा दिखने में, लेकिन बच्चा पढ़ता है। ठीक है। पूनम क्या है? पूनम तेल का कुआं है। जैसे मैंने आपको बताया था, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, वैसे कि वैसे पूनम तेल का क्षेत्र है। वो कहां पर है? पूनम कहां है? हाँ, पूनम बीकानेर के अंदर है। ठीक है। और ये पुंगल है, पुंगल भी कहां है? बीकानेर। लेकिन पुंगल क्या है? एक सोलर पार्क है। और पूनम क्या है? तेल का क्षेत्र। कुआं नहीं, कुआं पानी भी होता है, तेल का कुआं है ना। ठीक है। पुंगल बीकानेर 1450 RSDCL द्वारा बनाया गया। तो इतने राजस्थान के अंदर क्या है? सोलर पार्क। समझ में आ गई बात? तो देखो, मैंने आपको राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र करवा दिए और सोलर पार्क करवा दी। सोलर पार्क पर टिप्पणी करना है कि राजस्थान में कौन कौन से सोलर पार्क है। तो पहला तो आएगा बड़ला, दूसरा कौन सा आएगा? फतेहगढ़ फेज 1B, फिर पोखरण, फड़ौदी, फिर नोक और फिर पुंगल। ये राजस्थान में 5 का है सोलर पार्क। और जो पहले मैंने बताया वो क्या आते हैं? सोलर संयंत्र। समझ में आ गई? चलो, अब अगला टॉपिक आता है सोलर के बारे में, वह आती है सोलर नीतियां। किसकी? राजस्थान की। राजस्थान में कितनी सौर ऊर्जा नीतियां आ चुकी है? सुनना। देखो, अगर आपको पूछे राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति 2011, कब आई? नीति की बात कर रहा हूं, ऐसे नीतियां मैंने आपको बहुत बताई है पहले, है ना। एक बताई थी मैंने जैव ईंधन नीति, याद है? बायोफ्यूल, वहां पर भी मैंने नीतियां बताई थी। ठीक है। तो ये उद्योग की नीतियां बताई थी मैंने आपको, औद्योगिक नीतियां बताई थी ना, 1978 से लेकर 2019 तक। एक मैंने MSME नीति बताई थी MSME नीति कब आई थी? 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022। वैसे के वैसे सौर ऊर्जा नीति, पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई? 2011। फिर कब आई? 2014। कब आई? 2014। फिर तीसरी कब आई? 18 दिसंबर 2019। कब आई? 18 दिसंबर 2019। ये तीनों हैं, ये तीनों सौर ऊर्जा नीति है। देखो, सवाल कैसे बनेगा? राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब अस्तित्व में आई? 2011। राजस्थान में नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब अस्तित्व में आई? 18 दिसंबर 2019। अब इन दोनों के बारे में आपको कोई पॉइंट ध्यान नहीं रखना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना। इसके बारे में एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इस नीति के तहत हमने एक टारगेट फिक्स किया कि हम 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। क्या टारगेट फिक्स किया? 2024-25 तक हम लोग 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। ये टारगेट फिक्स किया। किस नीति के तहत किया?
18 दिसंबर 2019 के तहत जो नीति आई। बाद में अभी वर्तमान में गए साल मतलब 2023 में अपन ने एक नीति और जारी की, और वो जारी की अपन ने 6 अक्टूबर 2023 को। कब जारी की? 6 अक्टूबर 2023। और इस नीति का नाम है राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति। क्या नाम है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति। कब आई? 6 अक्टूबर 2023। अब अक्षय ऊर्जा है तो अक्षय में कौन कौन सी ऊर्जाएं आएगी? सौर भी आएगी, पवन भी आएगी, सब कुछ आएगी। ठीक है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति के तहत अपने टारगेट फिक्स किया 90,000 मेगावाट का। कितने का? मतलब 90,000 मेगावाट हमको क्या करनी है? अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना है। बात समझ में आ गई? अब इस 90,000 में अलग अलग स्लैब बनाई। सबसे पहले तो बोला 65,000 मेगावाट। ये 65,000 मेगावाट कौन सी ऊर्जा चाहिए अपन को? सोलर ऊर्जा। फिर बोला 15,000 मेगावाट। ये 15,000 मेगावाट अपन को कौन सी ऊर्जा चाहिए? पवन ऊर्जा। पीछे कितनी रह गई? 10,000। ये 10,000 मेगावाट अपन को कौन सी ऊर्जा चाहिए? वायु ऊर्जा। बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर? देखो मैंने अभी तक क्या बताया, मैं अब टॉपिक करवा रहा हूँ सौर ऊर्जा नीतियाँ। आपको अगर सवाल पूछे सौर ऊर्जा नीतियों पर टिप्पणी कीजिए, या आपको सवाल देगा राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई, या आपको सवाल देगा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, या आपको सवाल देगा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत कितने मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। अलग अलग सवाल बनते हैं, तो उनको ध्यान से सुनना। पहली नीति आई 2011, दूसरी नीति आई 2014, तीसरी नीति आई 18 दिसंबर 2019। उसके तहत हमने टारगेट रखा 30,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन का। फिर अपन नीति लेकर आई 6 अक्टूबर 2023, और उस नीति का नाम था राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति। टोटल अक्षय ऊर्जा कितनी बढ़ानी है? 90,000। उसमें से सौर ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 65। उसमें से पवन कितनी होनी चाहिए? 15। और उसमें से बायोमास कितनी होनी चाहिए? 10,000। बात समझ में आ गई? चलो अब पीछे से आप खड़े हो ना, चश्मे लगाइए भैया। हाँ आप सीधे, हाँ आप खड़े होइए आप। हाँ मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ खड़े हुई, मैं कुछ दंड नहीं दे रहा, मैं आपको कोई पनिश नहीं कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे आंसर देना। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई? कब आई? नहीं पता। राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब आई? नहीं पता। राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति कब आई? नहीं पता। तो अपन बैठे क्यों हैं? गप्पे टेकने के लिए। क्या नाम है? भूपेंद्र। आप पास वाले से टिकाए जा रहे हो, टिकाए जा रहे हो, टिकाए जा रहे हो। बोर्ड पे लिखे हुए आप देख के भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अपन का माइंड इतना डेवलप नहीं है कि अपन थोड़ा ध्यान दें क्लास के अंदर। देखो एक बात सुनना है ना, बैठो आप पहले 5 मिनट। अपन क्लास के अंदर 1 घंटा बैठे हैं ना, इस 1 घंटे के अंदर आप अगर फिजिकली प्रेजेंट हैं और मेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो अपन की मजबूरी है घंटा भर तो बैठना ही है, 2 घंटे तो बैठना ही है। और अगर अपन फिजिकली प्रेजेंट है और मेंटली प्रेजेंट नहीं है, या अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नुकसान क्या होगा कि अपन जो काम करना चाहते हैं वो तो कर ही नहीं रहे, और पढ़ा रहे हैं वो भी अपन से छूट रहा है। मतलब हमने अपने जीवन का 1 घंटा 2 घंटा फालतू का बर्बाद कर लिया। अगर वही 2 घंटे आपको पता है कि पढ़ना तो ही है या बैठना तो ही है, तो अगर 2 घंटे क्लास के अंदर बैठे हो, अगर मन से पढ़ लो ना, तो आप लोगों के जीवन के ये 2 घंटे जो आपने अभी दिए ना, वो काम आ जाएंगे। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि अपन कभी पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन मजबूरी है पढ़ना। अपन फोन के किताब के अंदर फोन डाल के चलाएं, है ना, तो वो धोखा किसके साथ है? आपके साथ है ना। और अगर आपको फोन चलाना ही है तो किताब को रख दो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जी दाब लो फोन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और जी दाब जाएगा ना, उसके बाद किताब लेके पढ़ लेना। लेकिन कम से कम खुद के साथ धोखा कभी मत करो। अगर आप इस लेवल के हो कि हाँ हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, तो पढ़िए। अगर आप इस लेवल के हो नहीं हो कि भाई पढ़ाई तो दूर दूर तक मेरी किस्मत में है ही नहीं,
तो धोखा मत करो खुद के साथ। अपन मजबूरी में सुबह 1 बजे गाड़ी ले रवाना ऑन, कोचिंग ऑन, मेहनत करा, 8-8 बजे तक बैठते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, अपन कुर्सियाँ तोड़ते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ उपयोग करना सीखो। और मैं देखो आपको एक बात बोलूँ, आप अभी बच्चे हो ना, आप स्कूल से निकले हो जस्ट, अपन को लगता है कि घनी उम्र है पड़ी है, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम भी यही मानते थे। आजकल दिनों दिन कंपटीशन का लेवल बहुत अलग हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग पहली बार जो आरएस का पेपर क्लियर करोगे ना, उसमें जो आपके पास एनर्जी है, आप जो दूसरी बार दोगे ना, उसकी एनर्जी में रात दिन का फर्क आएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि जो पहली बार में लग जाएगा ना, उसकी जीवन आप देखना, आप सब एक साथ पढ़े हुए हो, आप लोग एक दूसरे से संपर्क में आ जाओगे 1-1.5 साल तक, और क्योंकि फाउंडेशन बैच लंबा चलता है ना, आप लोग एक दूसरे को पहचान में लग जाओगे। आप में से कोई एक जना भी लग गया ना, आप उसको देखोगे ना 5, 10, 15 साल बाद, तो आप ये सोचोगे कि यार हमारी मती मारी गई थी जो हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। अगर उस टाइम ध्यान दिया होता तो शायद आज हम भी कहीं ना कहीं होते। 2 साल माथा फोड़ी है, 3 साल माथा फोड़ी है, बाद में जीवन के 40 साल आराम है। नहीं तो तुम 3 साल मजे करो, जीवन के 40 साल रोते फिरोगे। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। और अगर नौकरी नहीं लगी ना, आज तो घर वाले पैसे दे रहे हैं क्योंकि तुम बच्चे हो, है ना, फिर 2-3 साल 4 साल निकलेंगे, घर वाले बोलेंगे भाई तुम कमाने जाओ। फिर उम्र आती है तो घर वाले भी शादी की तरफ देखते हैं, लड़कियों की शादी हो जाएगी। और मैं आपको बोलूं कि अगर लड़कियों की शादी हो गई ना, तो अगर तुम कुछ नहीं करते हो ना, तो तुम लोगों को अपने लिए कुछ भी आवश्यकता होगी ना कि भाई बाहर जाके कुछ 10 रुपये खर्च करने हैं, तुम लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। और एक बार दे देंगे ना तब तो ठीक है, दूसरी बार अगर हाथ फैलाया और मना कर दिया ना, तो तुम लोगों को यूं लगेगा कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की है और हमारे घर वालों ने हमको मना कर दिया। ये अभी फील नहीं होता, ये बाद में फील होता है अपन को। ये बहुत गहरी चीजें जो बता रहा हूँ, अपन अभी समझ नहीं रहे, बच्चे हैं निकल गए। लेकिन जब ये आप लोग फील करोगे ना, आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, तब आपको फील होगा। कहीं छोटी मोटी नौकरी में गिर जाओगे या कहीं नौकरी नहीं लगी तो कहीं दूसरी जगह जॉब करोगे, बड़ा खून चूसेंगे आप लोगों का। सुबह 9 बजे बुलाएंगे, रात को 10 बजे तक छोड़ेंगे। नहीं तो सरकारी नौकरी है, हाँ काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं, मैं तो बोलता हूँ काम करना भी चाहिए। लेकिन आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं एप्लीकेशन लिख के भेज देता हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे को फ़ोन करके बोले कि मोहित जी आपको आना पड़ेगा, ऑफिस का काम है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरी 30 तारीख साल महीना ख़त्म होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि 1 तारीख को मेरी तनख्वाह रुक सके। मेरे घर पे कोई काम होता है, मैं चला जाता हूँ ऑफिस से, कहकर मेरे घर पे काम है, मैं नहीं आऊँगा। कौन बोलेगा कि नहीं आपको आना पड़ेगा? ये फर्क होता है आपका। मेरे घर पे कोई भी काम होगा मैं चला जाऊँगा, मेरे घर पे कोई मेहमान आए मैं चला जाऊँगा, मैंने अपना काम किया, फ्री हो गया बस। तो इस चीज़ों को समझिए आप। अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन समय निकलने के बाद आप लोगों को बहुत फील होगा कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन उसके बाद आपके पास पछताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और कुछ लोग क्या होता है कि अपन के यहाँ पर एक संगत का पैटर्न चलता है। अपन कोई अगर बुरा व्यक्ति है, बुरा बच्चा है ना, तो वो अपनी संगत का कोई ना कोई पकड़ लेगा और उसके साथ बैठेगा। कोई अच्छी संगत का है पढ़ने वाला, तो वो अपनी संगत के बच्चे को पकड़ लेगा, उसके साथ बैठेगा। और इस संगत का बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर कोई बुरी संगत वाला अच्छी संगत के संपर्क में आ गया, तो बुरा तो अच्छा बन जाएगा, अच्छा बुरा बन जाएगा। ये ध्यान रखना। कोचिंगों के अंदर बहुत, मैंने एक बैच नहीं ले रहा हूँ, ये मैं आज 2019 से जुड़ा हूँ इस कोचिंग फील्ड से। मेरी जब नौकरी नहीं लगी थी ना, तब भी मैं क्लास पढ़ाता था, और पहली क्लास मैंने यहीं पे ली थी, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। आज आप देखिए 6 साल हो गए, और 6 साल में अगर मैंने एक साल के अंदर एवरेज 7 से 8 बैच पढ़ाए, तो आप सोचो 40 से 45 बैच पढ़ा चुका हूँ मैं। और एक बैच के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं। आप मेंटर बैच जाकर देखो, 300, 400 बच्चे बैठते हैं। आप तो यहाँ पे हो कुछ नहीं। तो इतने बच्चों को देखा है, इतने बच्चों को पढ़ाया है, तो बहुत सारी चीज़ें फील की है, बहुत सारी चीज़ें देखी है। अपन बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर अपन आधे नंबर से रह जाते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है। कई ऐसे बच्चों को देखा है जो 20 साल की उम्र में लगते हैं, 35 साल तक मेहनत करते हैं और फिर 35 साल में नौकरी लेते हैं। और कई ऐसे बच्चे देखे 20 साल में नौकरी पर चढ़ जाते हैं, 22 साल की नौकरी के अंदर चढ़ जाते हैं, तो 30 साल तक तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। हर किसी का अलग अलग दायरा है, क्योंकि अपन के पास क्या, देखो आजकल
जो असली में मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना वो तो है नहीं, क्योंकि आधों को तो क्या है, फोन ने बर्बाद कर रखा है, ये रियलिटी है। और जो थोड़ी बहुत मेहनत करेगा ना आराम से निकलेगा। और आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है ना वो आपको बेस्ट क्वालिटी का है। इससे ज़्यादा मैं हर जगह जा चुका हूँ, हर जगह पढ़ चुका हूँ, मैं जोधपुर, जयपुर, दिल्ली हर जगह जा चुका हूँ, लेकिन जो यहाँ पर आप लोगों को जो सुख सुविधाएं मिल रही है ना वो सुख सुविधाएं आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी। बाहर जाओगे पहली बात तो आप लोग अपने रहने खाने पीने के लारे पड़ जाएंगे। आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी माँ बाप के लाडले, जिन्होंने कभी घर के बाहर कभी खाना खाया ही नहीं, तो समस्या आ जाएगी वहाँ पर। यहाँ पर आप लोग अभी पढ़ रहे हो, घर पे चले जाओगे, खाना मिल जाएगा, खाना खा के सोना हो तो सो जाओगे, फ़ोन चलाना है तो फ़ोन चलाओगे, पढ़ना है तो पढ़ोगे। जो सुख सुविधाएं मिल रही है ना उसका उपयोग करना सीखो आप। मोटी मोटी फीस देते हैं अपन, फिर भी पढ़ते नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलती फिर आप लोगों की आएगी। बहुत अच्छा आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप लोगों को आरएस का कोर्स करवा रहे हैं। और मेरी बात अगर मान लोगे ना 2 साल तक तुम अगर तप जाओ तो 2 साल के बाद अगर आप आरएस नहीं बढ़ोगे ना, हर किसी की किस्मत में होता नहीं है कि वो जो चाहे वो नौकरी मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आप 2 सालों के अंदर सेटल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी। आज भले ही आप लोग लिखवा के ले लीजिए, अगर ईमानदारी से मेहनत की तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे, ये बोल रहा हूँ। चाहे आप एलडीसी बन जाओ, चाहे अकाउंटेंट बन जाओ, चाहे आप टीचर बन जाओ, क्योंकि आपके अंदर इतनी मानसिकता डेवलप हो चुकी होगी इन 2 सालों के अंदर कि आप आते ही स्नातक पास करते एक आधा पेपर तो फोड़ ही दोगे। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 2 साल तपोगे, भविष्य बहुत सुधरेगा, वरना वही जीवन चल रहा है वही जीवन चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आई? तो जो बातें पढ़ा रहे हैं ना उस पर ध्यान दो, जो बातें बोल रहे हैं। लास्ट बार भी यही आर्थिक समीक्षा थी, आज भी यही आर्थिक समीक्षा है, 2 साल पहले भी यही थी। जो नया पॉइंट ऐड हुआ, ये नया पॉइंट ये वाला था, इस पॉइंट को याद करना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। समझ में आई? चलो लिखो अब सौर ऊर्जा नीति है। हाँ सर, चलिए लिखिए सौर ऊर्जा नीति। लिखो लिखो पहली सौर ऊर्जा नीति 2011, पहली सौर ऊर्जा नीति 2011, पहली सौर ऊर्जा नीति 2011। फिर लिखो दूसरी सौर ऊर्जा नीति 2014, फिर लिखो दूसरी सौर ऊर्जा नीति 2014, फिर लिखिए तीसरी सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019। एक बात सुनिए, पेपर में सवाल क्या आया था कि तीसरी सौर ऊर्जा नीति के तहत राजस्थान में 2024-25 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? कितना था? देख उन्होंने ऑप्शन क्या दिए। पहला ऑप्शन था 30,000 गीगावाट, बी ऑप्शन था 30 गीगावाट, सी ऑप्शन था 30,000 वाट, डी ऑप्शन था 30,000 टीबी था टेरावाट। ठीक, इस तरह से था। अब बच्चे को इतना याद था कि 30,000 तो है। अब अगर इतना याद है 30,000 तो वो बच्चा यहीं पर देखेगा पहला ऑप्शन 30,000, ऑप्शन टिक किया आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इकाई क्या है? 30,000 मेगावाट। तो 30,000 मेगावाट है, ऑप्शन में क्या 30,000 मेगावाट? कहीं आंसर क्या होगा? 30,000 गीगावाट, ये आंसर होगा, क्योंकि 1 गीगावाट में 1,000 मेगावाट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 30 गीगावाट। ये देखो, या तो 30 गीगावाट या 30,000 मेगावाट। ठीक है, लिखो इसमें 18 दिसंबर 2019 तीसरी सौर ऊर्जा नीति, तारीख लिख दी 18 दिसंबर 2019। इसमें 3-4 पॉइंट बोल रहा हूं, वो 3-4 पॉइंट लिखने हैं आपको। इसमें लिखिए इस नीति के तहत 2024-25 तक
इस नीति के तहत 2024-25 तक 30,000 मेगावाट 30,000 मेगावाट 30,000 मेगावाट, ब्रैकेट बनाकर लिख लो 30 गीगावाट, ब्रैकेट बनाकर लिख लो 30 गीगावाट, या तो 30,000 मेगावाट या 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। या तो 30,000 मेगावाट या 30 गीगावाट। ठीक है, चलो अगली नीति लिखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मेंस के अंदर सीधा इतना सा सवाल दे सकता है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 पर टिप्पणी कीजिए, बस आपको सारी की सारी बातें लिखनी पड़ेगी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 लिखो। इसमें पहला पॉइंट, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023। अगला पॉइंट लिखिए इसमें कि इस नीति को 6 अक्टूबर 2023 को लागू किया गया। इस नीति को 6 अक्टूबर 2023 नहीं 6 अक्टूबर 29 सितंबर को, ये दो नीतियां हैं। 6 अक्टूबर 2023 को लागू किया गया। इस नीति को 6 अक्टूबर 2023 को लागू किया गया। अपन ने जो तीसरी नीति पढ़ी थी उसमें कितना लक्ष्य दिया था? 30,000 मेगावाट। साल कौन सा दिया था? 2024-25। यहां पर साल दिया 29-30। क्या दिया? 29-30। लिखो, इस नीति के तहत 2029-30 तक, इस नीति के तहत 2029-30 तक, इस नीति के तहत 2029-30 तक 90,000 मेगावाट, 90,000 मेगावाट, 90,000 मेगावाट मतलब कितने गीगावाट? 90 गीगावाट। ब्रैकेट बनाकर लिख लो 90 गीगावाट, ब्रैकेट बनाकर लिख लो 90 गीगावाट, 90 गीगावाट, 90 गीगावाट। क्या? सौर नहीं, अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। 90,000 मेगावाट या 90 गीगावाट, 90,000 मेगावाट या 90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। अब इस 90,000 में अपन ने इसको 3 भागों में तोड़ा है। 3 भागों में तोड़ा है ना। 65,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, 15,000 पवन ऊर्जा और 10,000 बायोमास ऊर्जा। लिखो, जिसमें 65,000, जिसमें 65,000 लिख लो सौर ऊर्जा, 65,000 सौर ऊर्जा, 15,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट पवन व हाइब्रिड ऊर्जा, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा, 15,000 मेगावाट पवन व हाइब्रिड ऊर्जा, 15,000 और 10,000 लिखो, 10,000 लिखो हाइड्रो पावर व अन्य, हाइड्रो पावर व अन्य, 10,000 हाइड्रो पावर व अन्य। कुल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? 90,000। समझ में आ गई बात? तो ये सौर ऊर्जा नीति थी। अब आपको मेंस के अंदर 100% सवाल पूछेगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 पर टिप्पणी कीजिए। ये देखना इस बार मेंस के अंदर आएगा, 100% आएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 क्या लिखोगे आप? इस नीति को 6 अक्टूबर 2023 को लागू किया गया। इस नीति के तहत 2029-30 तक 90,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें
65,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, 15,000 मेगावाट पवन व हाइब्रिड ऊर्जा तथा 10,000 मेगावाट अन्य अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बस। अब चलो एक बात बताइए, यहां पर मैंने एक शब्द लिखवाया है हाइब्रिड। इस हाइब्रिड का मतलब क्या है? इस हाइब्रिड का मतलब क्या है? किसी को पता है तो बताए। आप में से विज्ञान का कोई विद्यार्थी होगा तो उसने कहीं पढ़ा होगा। कहां पढ़ा है? बायो में मेंडल के नियमों में मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे, पढ़ा था। मटर के पौधों पर एक छोटान एक मोटान, इस तरह से। हाइब्रिड को अपन हिंदी में बोलते हैं संकर। क्या बोलता है? संकर। देखो काफी बार आप लोगों में से पवन चक्किया किस किसने देखी है? सबने देखी है। पवन चक्किया यूं छोटी सी जगह पर लगती है ना, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा रखते हैं क्योंकि पंखे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, पवन चक्की लगाई, क्या अपन पवन चक्की के साथ साथ उसी जमीन पर सोलर प्लांट लगा सकते हैं ना, क्योंकि जो जगह रह गई। तो एक ही जगह पर जब सोलर प्लांट और पवन चक्की दोनों लगती है तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड। बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो पवन चक्की मान लो यहां पर लगी, एक पवन चक्की यहां पर लगी, एक पवन चक्की यहां पर लगी, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इन स्पेस पर अपन क्या कर सकते हैं? सोलर पार्क लगा सकते हैं। इसका अपन ने नाम क्या दे दिया? हाइब्रिड। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? तो ये आपकी राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति। ठीक है, ये मैंने सौर ऊर्जा पूरा का पूरा करवा दिया। मैंने आपको पार्क करवा दिए, संयंत्र करवा दिए, प्रमुख योजनाएं करवा दी और नीतियां करवा दी। एक बार वापस रिवीजन करें, देखें। देखो ये सोचना दिमाग के अंदर कहां से अपन ने शुरू किया। सबसे पहले मैंने अध्याय 5 शुरू किया, आधारभूत संरचना का विकास। उसमें सबसे पहले मैंने एक योजना करवाई, कुसुम योजना। कुसुम योजना मैंने आपको क्या बताया कि कुसुम योजना के तहत किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, उसमें मैंने बोला 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार, 30% लोन और 10% किसान। मैंने बोला पहले लक्ष्य था 30,800, अब लक्ष्य हो गया 34,800, 2026 तक चलेगी। इसके तहत 3 घटक है। पहले घटक के अंदर अपन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट। दूसरे घटक में अपन सोलर पंप स्थापित करेंगे और तीसरे घटक के अंदर जो लाइट से चलने वाले, डीजल से चलने वाले पंप उसको अपन एक्सचेंज कर देंगे। यही बात थी। ये कौन सी ऊर्जा थी? कुसुम योजना। फिर मैंने एक योजना करवाई, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना करवाई। इसके तहत मैंने आपको यह करवाया कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 यूनिट तक लोगे तो 100 यूनिट फ्री प्लस चार्जेस फ्री, फिर 300 यूनिट तक लोगे तो 100 यूनिट फ्री, चार्जेस का पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ गई? ये कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। फिर मैंने करवाई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसमें मैंने आपको बताया कि शुरुआत हुई थी 13 फरवरी 2024 को। बजट है 75,000 करोड़ का। अनुदान देंगे 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट उससे अधिक पर 78,000। और उद्देश्य है कि प्रत्येक माह 300 यूनिट बिजली फ्री उपलब्ध करवाई जाए। ये योजना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर अपन सौर ऊर्जा पर गए और सौर ऊर्जा पर अपन ने बात की कि भाई सौर ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से लगे हुए हैं। मथानिया बताया, धुड़सर बताया, धूणिया बताया, नांदिया बताया, खिमसर बताया, बीडूखेड़ा बताया, ये सारे बताए। फिर अपन सोलर पार्क पर गए। सोलर पार्क में अपन ने सबसे पहले बात की बड़ला की। बड़ला फड़ौदी में है। कुल क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। कितने चरणों में विकसित हुआ? 4। पहला है 65, 680, 1000 और 500। फिर मैंने बताया पोखरण फड़ौदी। फिर मैंने बताया फतेहगढ़ फेज 1B। फिर बताया नोक, और नोक के बाद बताया पुंगल। पुंगल ध्यान रखना कहाँ है? बीकानेर। और पूनम कहाँ है? बीकानेर। वो तेल का कुआं है। ठीक है। उसके बाद अपन ने बात की सौर ऊर्जा नीतियों की। पहली सौर ऊर्जा नीति 2011, फिर 2014, फिर 13 दिसंबर 2000, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019। उसमें अपन ने टारगेट दिया 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति आई 6 अक्टूबर 2023, जिसके तहत अपन ने टारगेट रखा 90,000 अक्षय ऊर्जा का, जिसमें से सौर ऊर्जा कितनी है? 65, पवन कितनी है? 15, और अन्य कितनी है? 10। ये अंगुलियों पर टॉपिक है मेरे। समझ में आ गई बात? कहीं पे भी कोई समस्या हो तो बताएं। नहीं है? अब मैंने एक बीच में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम करवाया था। एक लास्ट पॉइंट में वो लिखवा देता हूं। लिखो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ये 9 अगस्त 2022 कैसे दिया है इसने? लिखो। ये इतना सा है जो लिख लो आप कॉपी के अंदर। मैंने आपको समझा रखा है, आप लोगों को बस लिखना है। अक्षय ऊर्जा के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ये पॉइंट बना के लिख लो बस।
हो गया, कोई दिक्कत? अब एक सवाल लिखवा रहा हूं, सवाल को लिखो पहले। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन से, राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन, राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की प्रबल संभावनाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की प्रबल संभावनाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। अब इसमें से हाथ खड़ा करो कि आप में से क्या आंसर लिखोगे आप इसमें, बताएं। सोच समझ कर आंसर देना, तो क्या मत करना। ऐसा नहीं कि ये पार्क है, ये संयंत्र है, चालू हो जाओ। राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की प्रबल संभावनाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या आंसर क्या लिखोगे? बताओ। हाँ हाँ, पॉइंट पकड़ लिया ना आपने। और कोई? देखो इसके है ना, ये बात सही बोल रहा है। कई विद्यार्थी इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? इसकी शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की प्रबल संभावना है, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला है, राजस्थान में ये सौर ऊर्जा संयंत्र है, राजस्थान में ये सोलर पार्क है, राजस्थान में ये नीतियाँ लाई गई है। आपको ये थोड़ी पूछा है कि राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयास, या आपको ये थोड़ी पूछा है कि राजस्थान में कौन कौन से सोलर संयंत्र है, कौन कौन से सोलर पार्क है। आपको क्या पूछा है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की प्रबल संभावना है कैसे। आपको क्या लिखना है? आपको अंदर ये लिखना है कि राजस्थान में आधे से ज्यादा मरुस्थल है, यहाँ पर 365 दिनों में से लगभग 325 औसत दिन सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य सीधा चमकेगा तभी तो क्या होगा, सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। यहाँ पर विकिरण की तीव्रता बहुत अधिक है। तो देखो इसके कुछ 5-6 पॉइंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। देखो ये सौर ऊर्जा उत्पादन में 5-6 पॉइंट। पहला पॉइंट है 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन सोलर विकिरण तीव्रता है अपन के राजस्थान के अंदर। ये डेटा याद होना चाहिए। कितना है? 6 से 7 किलोवाट घंटे। अधिकतम सौर दिवस है पूरे भारत में, अधिकतम सौर सूर्य सीधा चमकता है कितने दिन? 300, मतलब 365 में से 325 दिन तो सूर्य सीधा चमकता है। तब क्या है आपके यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन की प्रबल संभावना है। बंजर भूमि है, क्योंकि प्लांट कहाँ लगाओगे? बंजर, आप अगर जहां कृषि हो रही है वहां पर प्लांट लगा दोगे तो कृषि कहां करोगे? और सोलर प्लांट को लगाने के लिए बहुत ज्यादा जमीन चाहिए। तो राजस्थान के अंदर क्या है? बंजर भूमि है, इस वजह से अपन सोलर प्लांट लगा सकते हैं। और क्या बोला? राजस्थान के अंदर 142 गीगावाट की क्षमता है कि अपन राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में करते कितना है? 19,459। मैंने अभी तक आपको क्या बताया था? 142 गीगावाट, सॉरी मैंने अभी तक आपको बताया था बड़ला में 2245, वो एक डेटा याद करना था। ठीक है, 142 गीगावाट कर सकते हैं, लेकिन संयंत्र कितने के स्थापित किए हैं? 19,450। क्षमता कितनी है और कर कितना रहे? मतलब कर नहीं रहे, ये संयंत्र स्थापित है 19,459। मतलब आप दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ते कितना हो? 3 घंटे, है ना। ये एक होता है क्षमता और एक होता है आप कितना कर रहे हो। क्षमता तो राजस्थान के अंदर है, क्षमता तो राजस्थान के अंदर है 142 गीगावाट, लेकिन राजस्थान में संयंत्र कितने स्थापित है? 19,459। तो बात समझ में आ गई। आप इस सवाल का आंसर लिखोगे कि राजस्थान में 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन सोलर विकिरण तीव्रता है। साथ में राजस्थान में 365 दिन में से 325 दिन सूर्य सीधा चमकता है। राजस्थान में बंजर भूमि की उपलब्धता है। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की प्रबल संभावना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? जो क्वेश्चन पूछे ना उसके अनुसार आंसर तैयार होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आपको सोलर में सौर नीतियां, सोलर संयंत्र, सोलर पार्क सब दबा दी, कुछ नहीं तो योजनाएं शुरू कर दी, है ना। आपको सवाल के अनुसार अपन का उत्तर देना। तो ये आप लिख देना कॉपी के अंदर इसी के साथ, और इसी के साथ अपन की सौर ऊर्जा पूरी होती है। मैं अगली क्लास के अंदर आपकी पवन ऊर्जा और आगे वाला टॉपिक लूंगा, ये साथ में लिख दो आप इसी में। समझ में आया सबको? घर पे जाके नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।